दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और आज का हमारा लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पर है। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज सीखा था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे यूज के बारे में, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करना। तो भौतिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का किस तरह से यूज करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर सीखना है। जैसा कि हमें बहुत पहले से ही पता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी न किसी रूप में दूसरे से रिलेट करती है, और इसी वजह से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मेंटेन कर पाते हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मेंटेन करने के लिए हम बेसिकली अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट से रिलेटेड होती हैं, और जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी रिलेट करती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा वर्क, तो वर्क रिलेट करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखिए, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और वर्क भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी, बट दोनों आपस में रिलेट करती है। तो इस टॉपिक में हमें सीखना है कि दो फिजिकल क्वांटिटी या तीन फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है। तो ध्यान रखना है आपको, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में हमें सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, या तो हमारी क्वांटिटी दी हुई फिजिकल क्वांटिटी के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का संबंध रखती होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समानुपाती से है। समानुपाती का मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना और एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी का घटना है। या रिलेशन हमारा दूसरे टाइप का हो सकता है, जिसको हम कहेंगे एंटी प्रोपोर्शनेट, व्युत्क्रमानुपाती। एक सिस्टम के बढ़ने से दूसरे सिस्टम का घटना, या एक सिस्टम के घटने से दूसरे सिस्टम का बढ़ जाना। तो यहां पर हम सिर्फ दो टाइप के रिलेशन देखते। जब दो टाइप के रिलेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नया फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है वो किस टाइप का होगा। जैसे कि मैं यहां पर आपसे डिस्कस करता हूं वर्क के बारे में। आप सभी जानते हैं वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और अगर मैं यहां पर पावर लिख देता हूं तो पावर में आप सभी लोग जानते हैं ये होता है W/T। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्क है यानी कि W, ये फोर्स के साथ प्रोपोर्शनेट है और डिस्प्लेसमेंट के भी प्रोपोर्शनेट है। फोर्स के बढ़ने से वर्क आपका बढ़ेगा और फोर्स के बढ़ने से कम होने से वर्क आपका डिक्रीज करेगा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर जो आप फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं इसमें वर्क भी है और इसमें टाइम भी है। चलिए हम टाइम से आपको इसका रिलेशन शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें दिख रही है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वर्क डन। जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ज्यादा पावर जनरेट होगी या कंज्यूम भी होगी। और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/T, या हम कह सकते हैं एंटी प्रोपोर्शनेट टू T। हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनेट टू T⁻⁻1। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो भी हमें रिलेशन मिल रहा है उसमें इसकी कुछ ना कुछ पावर मिलती है। जैसे मैं यहां पर एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी आप सभी लोग जानते हैं 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी में ½ mv² है। यहां से अगर हम देखें तो हमें मिलता है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनेट टू है m, और हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनेट टू है v²। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनैलिटी या एंटी प्रोपोर्शनैलिटी शो करती हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं। ऐसी कंडीशन में जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है उसके पास कुछ पावर होती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं F की पावर 1 है, यहां पर T की पावर -1 है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं V की पावर 2 है।
इसका मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेट करने के लिए उसके ऊपर कुछ पावर्स के साथ रिलेट होती है। ये पावर 1 हो सकती है, ये पावर 2 हो सकती है, ये पावर नेगेटिव हो सकती है, ये पावर फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। इज इट ओके? तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेट करती हैं और उनके बीच एक रिलेशन होता है। तो अगर इस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए हमने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया, जनरल एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक क्वांटिटी है Q, इज इट ओके? और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो है A पर, B पर और C पर। ये A, B और C डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन अब बात होती है किस तरह से डिपेंड करती है। तो हो सकता है इसकी पावर X हो सकता है इसकी पावर Y हो सकता है इसकी पावर Z हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे A Q प्रोपोर्शनेट टू A इंटू B इंटू C, यानी A की पावर X इंटू B की पावर Y इंटू C की पावर Z। अब सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर आपके पास X इज इक्वल टू आया 1, Y इज इक्वल टू 1/2, Z इज इक्वल टू -1/2। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको अप्लाई करेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलेगा? Q प्रोपोर्शनेट टू A, X की पावर, X का वैल्यू 1, B पावर कितनी है 1/2 और C पावर कितनी है -1/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो A की पावर 1, ये तो आपको ऐसे मिल रहा है A, इन दोनों की पावर 1/2 है, बट ये नेगेटिव को ले जाएंगे हम नीचे तो मिलेगा B/C पूरे की पावर 1/2 और यहां से हमें मिलेगा A इंटू B/C के ऊपर लग जाएगा रूट, क्योंकि 1/2 हमें बताता है स्क्वायर रूट के बारे में। तो आपने देखा कि हमारी जो क्वांटिटी Q है, अगर पावर्स ऐसी होती तो रिलेशन कुछ ऐसा होता, ऐसे ही हमारी पावर्स चेंज हो जाएंगी तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर पावर 1 थी और 2 थी तो हमारा रिलेशन आया mv²। यहां पर जो 1/2 है ये कांस्टेंट है और हम सभी लोग जानते हैं जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में आपको यह ध्यान रखना है कि आप यहां पर केवल k का यूज करेंगे एज ए कांस्टेंट, क्योंकि अभी आप हर फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन के कांस्टेंट के विषय में नहीं जानते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हैं प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर k। जैसे यहां पर 1/2 आ रहा है, ऐसे आप देखते हैं F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। तो वहां हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वही एग्जिस्ट करता है, इसलिए वहां पर हम कैपिटल G का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हमें हर रिलेशन के विषय में नहीं पता होगा। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्वेश्चन आएंगे उनके हर रिलेशन के कांस्टेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ k का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आधार पर हम इस सिस्टम को समझते हैं, जिसमें हमें भौतिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करना है, जिसमें हमें रिलेशन बनाना है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ वेव इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किसी माध्यम में तरंग की चाल उस माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है। और यहां पर हमसे कहा जा रहा है डिराइव द रिलेशन बिटवीन V, E एंड रो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 1 V यानी वेलोसिटी, E इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिसिटी, रो यानी कि डेंसिटी। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन डेवलप करना है। और हमें यह भी पता है कि स्पीड ऑफ अ वेव यानी कि v डिपेंड करती है किस पर, E और रो पर। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा
कि क्वांटिटी क्यों ली, वो ए बी और सी पर डिपेंड करती है, पावर एक्स वाई जेड लगा सकते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं, उस हिसाब से हमारा रिलेशन सेट होता है। तो वैसे ही हम यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट v proportionate to e to the power a and v proportionate to rho to the power b। अभी हमें इस a और b की वैल्यूज के बारे में नहीं पता है, बट हमें इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जब आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है v proportionate to e to the power a rho to the power b, और जब हम यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो यहां पर जो आपको कांस्टेंट मिल रहा है, जिसको हमने सिंपली लिखा कि e to the power a rho to the power b, तो ये हमारा रिलेशन है वी और रो के बीच, जिसमें हमें अभी सिर्फ ए और बी की वैल्यूज के बारे में नहीं पता है। तो जैसे कि पहला आपने पोर्शन देखा यूजेस का, उसमें आपने सीखा कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेट होती हैं और एक इक्वेशन बनाती हैं, तो उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके सबसे पहले इस रिलेशन में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को रखेंगे या डायमेंशनल फार्मूले को रखेंगे। तो देखिए, हमें पता है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt - 1 इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिख रहा है k डायमेंशनलेस क्वांटिटी, k के पास किसी भी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और फिर आता है हमारे पास E, और E का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में आपने देखा था m l - 1 t - 2, और यहां पर आप देख रहे हैं e टू द पावर a लगा हुआ है, तो हम भी यहां पर पावर a लगा देते हैं। दूसरा रो, डेंसिटी का डायमेंशन भी आप सीख चुके हैं, m l - 3। अब ये हमें डायमेंशन मिल गया और रो की पावर b है, तो यहां पर हम इस डायमेंशनल फार्मूले पर भी पावर b लगा देते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम इस सिस्टम को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब ये पावर अंदर जाएगी तो इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो यहां से आपको मिलेगा m टू द पावर a, l टू द पावर -a, t टू द पावर -2a, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगती है तो पावर्स में आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से। और यहां पर देखिए m टू द पावर b, l टू द पावर -3b, ये रिलेशन मिल गया। अब देख सकते हैं यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, तो सारे m यानी कि मास को एक पास कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपको मिलेगा यहां पर m a प्लस b l -a -3b एंड t यहां पर नहीं है, तो केवल आपके पास -2a आ जाता है। और जो आपका ये वाला साइड है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं m0 l1 t -1। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला यहां पर है वही डायमेंशनल फार्मूला यहां पर है। जितनी क्वांटिटीज यहां पर हैं उतनी ही फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां पर भी हैं। तो अब हम इनकी पावर्स का कंपैरिजन कराएंगे। किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ पावर्स। तो कंपैरिजन ऑफ पावर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहां पर m की पावर 0 है और यहां पर m की पावर a प्लस b है, तो आपको मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 0। l की पावर यहां पे 1 है और यहां पर -a -3b है, तो आपको मिलेगा -a -3b
इज इक्वल टू 1। और तीसरा आप देख पा रहे हैं -2a और यहां पर पावर है -1, तो यहां से आपको मिलेगा -2a इज इक्वल टू -1। अब इसमें सबसे इजीएस्ट इक्वेशन ये है जहां से हम a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से जब आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलती है a इज इक्वल टू 1/2। और ये वैल्यू जब इस रिलेशन में आप पुट कराएंगे तो यहां से आप b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और b की वैल्यू यहां से देखेंगे आप, तो आप देख रहे हैं यहां पर जब आप 1/2 रखेंगे ये दूसरे साइड जाएगी तो आपको मिलेगी -1/2। तो अभी आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं। जैसे ही आप इस रिलेशन में इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी इन दोनों क्वांटिटी से किस तरह की रिलेशन रखती है, इनकी पावर्स के बीच क्या रिलेशन होता है। तो यहां से देखिए हम इसमें वैल्यूज रखते हैं। जब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू k e टू द पावर a, e टू द पावर a का वैल्यू आपको 1/2 मिल रहा है, इनटू रो टू द पावर b का वैल्यू आपको -1/2 मिल रहा है। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k अंडर द रूट ऑफ e अपॉन रो। तो ये आपको रिलेशन मिलता है स्पीड ऑफ अ वेव इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एक बार इसे फिर से देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा है कि हम जिन क्वांटिटीज पर इसकी डिपेंडेबिलिटी देख रहे हैं हम पहले उन क्वांटिटीज के साथ इसका प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बनाएंगे। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद एक इक्वेशन निकालेंगे जहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। उसके बाद हम इस रिलेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशंस को पुट करेंगे। उसके बाद डायमेंशंस को इक्विवेलेंट करेंगे। इक्विवेलेंट करने के बाद उनकी पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमें इनका ए बी सी या जो कुछ भी कांस्टेंट आपके आते हैं उनकी आपको वैल्यू मिल जाएगी और उसे आप इस पहले रिलेशन में पुट कराएंगे तो आपको एक फिजिकल रिलेशन मिल सकता है। तो ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज, जिसमें हम देखते हैं टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस हमें कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में नहीं बताती, ये सिर्फ हमें ये बताती है कि फिजिकल क्वांटिटीज आपस में कैसे रिलेट होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कांस्टेंट की जगह ऑलवेज आप के पुट कर सकते हैं और अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है तो आप यहां पर रख भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के लेक्चर्स लेते जाएंगे तो डिफरेंट चैप्टर्स में हमें डिफरेंट कांस्टेंट्स मिलते जाएंगे और ऐसी कंडीशन में हमें इन कांस्टेंट की वैल्यू आगे चलकर पता भी चल सकती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जिससे आपको और बेहतर समझ में आ सके कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन है द विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड eta, radius of a ball dropped in that fluid and velocity of that ball। अर्थात किसी तरल की सतहों के बीच कार्यरत श्यान बल उस तरल के श्यानता गुणांक, उसमें डाली गई ठोस बॉल की त्रिज्या व उसके वेग पर निर्भर करता है। और आपको इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डेवलप करना है। रिलेशन को डेवलप करने से पहले हम आपको कुछ छोटी बातों को समझा देते हैं। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल क्या होता है।
आपने देखा है कि जब भी एक सरफेस पर दूसरी सरफेस को हम ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको शो करता हूं, ये एक डस्टर है, इसके ऊपर दूसरा है, जब हम इसको इस पर आगे बढ़ाते हैं तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इससे ये तो आगे बढ़ती है, लेकिन ये इसका अपोज करता है और ये इस पे अपोजिट फोर्स लगाता है, और इस फोर्स को हम लोग कहते थे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अभी आपकी जो लिक्विड है वो लिक्विड भी लेयर्स में चलता है, एक लेयर उसके ऊपर अगली फिर अगली, तो इस तरह से लेयर्स जब आगे बढ़ती हैं तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं, यानी कि तरल में उत्पन्न घर्षण। वही वाला जो बल है उसी का नाम हमने रखा है विस्कस फोर्स। सॉलिड सरफेस में जो फ्रिक्शन का काम होता है, घर्षण का काम होता है, लिक्विड सरफेस में वही काम विस्कस फोर्स करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं श्यानता गुणांक। तो जैसे आप देखते हैं फ्रिक्शन सतहों पर डिपेंड करता है, वैसे ही सतह इसमें फ्लूइड में भी होती हैं, तरल में भी होती हैं, इस वजह से इसका एक श्यानता गुणांक हो गया। अगली बात इसमें कही जा रही है, एक बॉल है जिसको इसके अंदर ड्रॉप किया गया है। तो यहां पर बॉल के ड्रॉप करने का क्या मीनिंग है कि आपके पास एक वेसल है इस तरह से, और आप इसमें एक बॉल को ड्रॉप करते हैं जिसमें लिक्विड है। तो जब ये बॉल यहां पर पहुंचती है तो ये अपने आसपास की लेयर्स को नीचे लेकर चलती, और ये लेयर अपने पास वाली लेयर को खींचती है, ये वाली लेयर अपने पास वाली लेयर्स को खींचती है। तो इस तरह से लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स मेंटेन हो जाती, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये नीचे की ओर जाएगी और इसके पास अपनी एक वेलोसिटी होगी, इस बॉल के पास अपनी एक रेडियस होगी, और इसी की वजह से ये लेयर्स क्रिएट हुई हैं, ये फोर्स आया है। तो यहां पर हम इस बॉल के विषय में समझ लिए हैं कि आर क्या है और यहां पर वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप की वेलोसिटी होती है जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि हम रिलेशन को कैसे डेवलप करते हैं। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो फोर्स, विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इन पर इसकी डिपेंडेंसी है तो इस डिपेंडेंसी के लिए सबसे पहला वही काम आपको करना है, लेट F proportionate to eta to the power A, F proportionate to R to the power B, F proportionate to V to the power C, और सबको कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F proportionate to e to the power A, R to the power B, V to the power C, which implies that F is equal to K तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है। अब क्योंकि हमें इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें डायमेंशंस का यूज करना पड़ेगा, और डायमेंशंस के यूज के लिए हमने आपको कई सारे की डायमेंशंस पहले ही सिखाई हैं। फोर्स की डायमेंशन, विस्कस कांस्टेंट की, तो सबकी डायमेंशंस यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं फोर्स की डायमेंशन ml t-2 इज इक्वल टू विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स, ये विस्कोसिटी की डायमेंशन भी हमने आपको बताई है जो होती है m l-1 t-1 पावर A, R रेडियस एक टाइप की लेंथ है, लेंथ होने की वजह से यहां पर L और B। वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है LT-1 पावर C। अब यहां पर हम डायमेंशंस को कंबाइन करेंगे तो देखिए m की पावर A है और यहां पर कोई भी m नहीं है, तो सिर्फ आपको यहां पर मिलने वाला है m टू द पावर A। L की पावर चेक करते हैं, जब ये पावर इस पर आएगी तो -A प्लस B प्लस C। T की पावर की बात करते हैं, यहां पर है तो -A
यहां नहीं है, छोड़ देते हैं, और ये -c। तो इस तरह से हमने तीनों की पावर्स को कंबाइन कर लिया है और ये हमें मिल रहा है mLt-2। इज इट ओके? अब इसके बाद हम इनकी पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो पावर्स का कंपैरिजन देखेंगे, सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं a और यहां पर देख रहे हैं 1, तो a इज इक्वल टू हमें डायरेक्टली मिल जाता है 1। अब देखिए यहां पर दो पावर्स हैं, यहां पर सिंगल है -2, रिलेट करेंगे -a -c इज इक्वल टू -2। इसको आसान कर सकते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। a की वैल्यू 1 पुट करा लीजिए, प्लस सी इज इक्वल टू 2, और यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाती है 1। तो अभी a का वैल्यू भी हमें मिल चुका है 1 है, और c का वैल्यू भी हमें मिल चुका है जो कि 1 है। अब बात करते हैं l की पावर की। तो -a प्लस b प्लस c, और यहां पर l की पावर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स को राइट हैंड साइड की पावर्स से कंपेयर कराना होता है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमें नहीं पता है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, और ये हो गया इक्वल टू 1। ये मान और ये 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपको b इज इक्वल टू मिल जाता है 1। तो आपको तीनों पावर्स यहां पर मिल चुकी हैं 1, 1 और 1। जब आप इसको इस रिलेशन में पुट कराएंगे तो आपका रिलेशन हो जाएगा f इज इक्वल टू k ईटा आर v। पावर 1, 1 और 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम मेनली डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, अगर उस तरह की डायमेंशंस आपको याद रहती हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।